मैं आपको चीजें क्लियर कर दूं, इसकी एप्लीकेशन किस पे होगी? एप्लीकेशन आपकी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी हो सकती है और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी हो सकती है। अच्छा, सेपरेट में किस तरह से? सेपरेट में फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके ब्रांचेस हैं। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल ब्रांचेस हैं। आप, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एक कंपनी है, वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, उसकी दो ब्रांचें यूएई में है, लेकिन वो ब्रांच के तौर पर रजिस्टर्ड है। अब जो पाकिस्तान में कंपनी के फाइनेंशियल बनेंगे, कौन से बनेंगे? वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। अब इस केस में जो ब्रांचेस की जो इंफॉर्मेशन हमारे कंपनी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके ऐड हो रही है, उससे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन रहे, लेकिन वो क्या है, वो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके ऊपर आपका ये स्टैंडर्ड अप्लाई हो सकता है। इस तरह से अगर कंसोलिडेशन की बात करें, कंसोलिडेशन में आपका सब्सिडरी होती है, एसोसिएट होता है, इस केस में आपका ज्वाइंट वेंचर होता है, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर। इस सिचुएशन में भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन आके ऐड अप हो जाए, किसी तरीके से भी ऐड अप हो जाए, तो भी आपके ग्रुप के अंदर आके डेफिनेशन के अंदर फॉल करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एप्लीकेशन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें सब्सिडरी या स्टेट या ज्वाइंट वेंचर होता है उसमें भी होती है, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पे ब्रांचेस डिस्कशन हो वहां पे भी यूज होती है, और अदर के तौर पे भी यूज हो सकता है। अदर के तौर पे क्या था, क्या जब आप अनदर ऑडिटर यूज कर रहे हो, जब आप किसी कंपनी में अनदर ऑडिटर यूज कर रहे हो, तब भी आप इसके स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा उस बंदे की होगी जो सिग्नेचर कर रहा होगा। और सिग्नेचर कौन कर रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो ग्रुप ऑडिटर। अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो उस केस में आपका जो ऑडिटर है वो जो साइन कर रहा है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो बंदा जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर रहा है, ही इज द रिस्पॉन्सिबल। तो अगर मैं सादे अल्फाज में कहूं तो कंसोलिडेशन में जो ग्रुप ऑडिटर होता है, जो मेन पेरेंट का ऑडिटर होता है, जो सब्सिडरीज की जो कंसोलिडेशन का ऑडिट कर रहा होता है, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीजों के लिए। आप देखिए, अगर बिलफर्ज आप सारे इस एग्जाम्पल को अपने ऊपर अप्लाई करें, अगर आप सारे एक ग्रुप को ऑडिट कर रहे हैं, आप ग्रुप का जब ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें आप उसकी कंसोलिडेशन का भी ऑडिट कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन के ऑडिट में, कंसोलिडेशन का जब ऑडिट करेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है? आप पेरेंट का भी ऑडिट करें, पेरेंट का ऑडिट आप खुद करें, ग्रुप ऑडिट ही कर रहे हैं। देखिए, पेरेंट का ऑडिट कौन करेगा? ग्रुप ऑडिटर होगा। सब्सिडरी का या ज्वाइंट वेंचर का या एसोसिएट का? ग्रुप ऑडिटर भी ऑडिट कर सकते हैं जी, और कंपोनेंट ऑडिटर भी ऑडिट कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ग्रुप के ऑडिटर के तौर पर अपॉइंटेड हैं, आप पेरेंट का भी ऑडिट कर रहे हैं, आप सब्सिडी का भी ऑडिट कर रहे हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब जब ग्रुप का ऑडिटर कोई और होगा, ग्रुप ऑडिटर एंड कंपोनेंट ऑडिटर आर डिफरेंट। जब ग्रुप का ऑडिटर और कंपोनेंट और का ऑडिटर डिफरेंट होगा तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए आएगी। प्रॉब्लम किस चीज की आएगी? जाहिर बात है, कंसोलिडेशन के अंदर आपको दोनों के रिजल्ट्स को कंपाइल करना है। चाहे वो एसोसिएट है, उस केस में भी आपने पोस्ट टैक्स प्रॉफिट लेने हैं, ज्वाइंट वेंचर है तब भी आपने पोस्ट टैक्स प्रॉफिट लेने हैं, और सब्सिडी केस में आपने लाइन बाय लाइन अकाउंट्स के आपने कंसोलिडेशन करनी होती है। रिस्क क्या होता है कि भाई जो कंपोनेंट के फाइनेंशियल्स हैं, जब वो आपके ग्रुप के फाइनेंशियल्स में आके ऐड हो रहे हैं, वो ठीक हैं या नहीं है? जाहिर बात है, कंपोनेंट ऑडिटर कोई और बंदा है, आप उसके ऑडिटर नहीं है। अब जो कंपोनेंट ऑडिटर है वो कौन कौन हो सकता है? आप कंपोनेंट ऑडिटर, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, पेरेंट ऑडिटर का अदर ऑफिस। फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ लाहौर ऑफिस को मैं देख रहा हूँ, और लाहौर ऑफिस जो देख रही है वो देख रही है पेरेंट को, और सब्सिडरी वन जो है
उसको, उसका जो ऑडिटर है वो मेरा, सॉरी ये इसको देख लेते हैं। उसका इस्लामाबाद ऑफिस है जो देख रहा है। ये फर्म है जी फॉर्म आई वाई, ये फर्म है आई वाई। सब्सिडी टू का जो ऑडिटर है वो है जी आपका एक्स वाई जी, और ये है जिसका दुबई ऑफिस। फिर एक एसोसिएट है जो है जी आपकी यूएसए के अंदर, जो उसका ऑडिटर यूएसए में है, और उसका ऑडिटर का नाम है जी एबीसी। आप देखें, एक और कर लें। एक है जी सब्सिडी टू, एक है सब्सिडी वन, और एक है सब्सिडी जीरो। सब्सिडी जीरो लोअर ऑफिस ही करता है, और आई वाई ही इसका जो है वो फर्म। आप देखें, वहां पे जहां पे बात की जाए, आप जाहिर बात है जब ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में सारे आएंगे। अगर हम ग्रुप फाइनेंशियल की बात करें, तो इन सब के जो फाइनेंशियल इकट्ठे करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑडिट बन जाएगा आपका, ग्रुप। आप ग्रुप के केस में आप इसके ऊपर तो रिलाय कर सकते हैं, आप खुद हैं। आप इस पे भी रिलाय कर सकते हैं, इस केस में भी आप खुद ही हैं। इसके ऊपर आप बेशक आपकी फर्म है, लेकिन ये आपकी क्या है, सेपरेट एंटिटी के तौर पे है। ये रिस्क है हमारे लिए, ये भी रिस्क है, और ये भी रिस्क है, ये तीनों हमारे लिए क्या है, रिस्क है। हाँ, ये वाला क्योंकि मैं खुद ही पेरेंट का भी ऑडिट कर रहा हूँ, मैं खुद ही उसका एंगेजमेंट पार्टनर अपनी दूसरी उसकी सब्सिडरी का भी हूँ, तो शायद मेरे लिए ये हाई रिस्क नहीं होगा। ये भी मेरे लिए रिस्की है, ये भी रिस्की है, और ये भी मेरे लिए रिस्की है। ये तीनों मेरे लिए क्या है, रिस्की है। अब आती है क्वांटम, यानी कि मेरे लिए कौन सी हाई रिस्क है और कौन सी लो रिस्क। इसका मतलब क्या है, रिस्क को प्रीफर तो दो में जाएगा, हाई रिस्क और लो रिस्क। इसके लिए आपको देखना पड़ता है जो आपके सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कंपोनेंट है, या नॉन सिग्निफिकेंट। देखें, फिर आपको फर्दर ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आपका कौन से सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, कौन से आपके नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। अब इसकी क्राइटेरिया क्या होगा, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट। इसके लिए कहा जाता है द इंडिविजुअल, यानी कि जो इंडिविजुअल आपके फाइनेंशियल है उसमें आप उसका रेवेन्यू देख सकते हैं, आप एसेट्स देख सकते हैं, आप उसके प्रॉफिट देख सकते हैं, आप उसकी इक्विटी देख सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल, वो आप एक काम करें, आप इन सारे आप ग्रुप के यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, सब्सिडरी जीरो डिवाइडेड बाय टोटल करंट, यानी कि मैं कहूँ जी सब्सिडी जीरो के एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल ग्रुप के एसेट्स। यानी कि आप इस ऐसे करते हैं, सब्सिडरी वन के एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल ग्रुप के एसेट्स, इसका सब्सिडी टू के एसेट डिवाइडेड बाय टोटल ग्रुप के एसेट्स। सिमिलरली रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल ग्रुप रेवेन्यू ऑफ ईच कंपनी। अगर वो एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से क्रॉस कर जाए, तो वो क्या आपके लिए बन जाती है, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट बन जाती है। ये बात समझ आ रही है आपको, ये मैं जो बातें आपके साथ कर रहा हूँ, ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही, साथ साथ मुझे बताते जाएं, क्योंकि इसमें ना जो मैं डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ, दिस इज हाईली कॉम्प्लेक्स डिस्कशन, और यही आपके इस पेपर में पेपर के लिए रेलिवेंट भी है। यहां तक बातें समझ आ रही हैं बेटा आप सबको? ठीक है जी, क्लियर है जी। तो इसका मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि अगर मेरे सब्सिडी जीरो के एसेट ग्रुप के एसेट्स के कितने परसेंट है, सब्सिडी वन के एसेट्स ग्रुप के एसेट्स के कितने परसेंट है, सब्सिडी टू और एसोसिएट, इस तरह से हम रेवेन्यू, एसेट्स, प्रॉफिट, इक्विटी हर एक का थ्रेशोल्ड चेक कर लेते हैं। और अगर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज्यादा बड़ी अमाउंट हो जाए तो हमारे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है। नॉर्मली हम कहते हैं 15%, वैसे तो प्रोफेशनल जजमेंट होती है, लेकिन अगर 15% से ज्यादा किसी का हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं जी, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। अब अगर हमारे लिए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, अगर हमारा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो उसका ऑडिट जरूरी है। और अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो उसका ऑडिट जरूरी नहीं है। उसमें ऑडिट भी किया जा सकता है, स्पेसिफिक ऑडिट भी किया जा सकता है, या स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लगाए जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई आपका कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है तो उस केस में सिर्फ ऑडिट ही आप कर सकते हैं। ऑडिट कौन कर सकता है, ग्रुप का ऑडिटर भी कर सकता है, या कंपोनेंट का ऑडिटर भी कर सकता है।
ठीक है जी। यानी ग्रुप को ऑडिटर भी ऑडिट कर सकता है और कंपोनेंट का ऑडिटर भी ऑडिट कर सकता है, लेकिन ऑडिट जरूरी है अगर कौन सा सिग्निफिकेंट, अगर आपका कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हो, हाई रिस्क हो तो। अगर नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, उस केस में आप उसका ऑडिट कर सकते हैं, स्पेसिफिक कैप्शन का ऑडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप समझते हैं रेवेन्यू से मिली है, रिस्क एरिया है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ ना एक, मैं कहता हूँ कि सिग्निफिकेंट है या नहीं। यस, 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 नो, नो। अच्छा, अब हमें ये देखना पड़ता है, अगर कोई कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट नहीं है तो उसके ऊपर ऑडिट की जरूरत नहीं है, बल्कि उस केस में आप उसका ऑडिट भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक ऑडिट भी कर सकते हैं, और आप उसके ऊपर बाकी प्रोसीजर भी लगा सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ना वो ड्रॉ करने के लिए वो टच स्क्रीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको पूरा इसका फ्लो चार्ट बना के दिखाता। तो अब यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कोई सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है तो उसमें प्रोसीजर क्या लगाने हैं, वो हमारे स्टैंडर्ड में अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप जरा जितनी ये छोटी जितनी डिस्कशन अभी तक हुई है, मैं आपको जरा मैं करा देता हूँ जी, ताकि जो चीजें पढ़ी हैं आपको चीजें समझ आ जाए। बाकी इसके अंदर और चीजें भी मौजूद है काफी सारी, मैं बताता हूँ अभी वन बाय वन सारी। जी स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट है, लेकिन मैं यहाँ से कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ आपको। वन वन बुक के ऊपर मार्क करवा देता हूँ मैं सिर्फ। लेकिन ये पहले आई जी सिग्निफिकेंट कंपोनेंट की डेफिनेशन। ये पैराग्राफ A5 में अपने पास हाईलाइट कर लें। As individual financial significance of component increase, the risk of material misstatement of the group financial statement ordinarily increase. The group engagement team may apply a percentage to choose a benchmark and aid to identify component that are of individual significance. Identification of benchmark and determining a percentage applied is involve exercise of professional judgment. Depending on the nature and circumstances of the group, appropriate benchmark might include group assets. Group के assets आप ले सकते हैं, liabilities ले सकते हैं, कैश फ्लोज ले सकते हैं, प्रॉफिट ले सकते हैं, या टर्नओवर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ग्रुप एंगेजमेंट टीम में कंसीडर दैट component exceeding 15% of the chosen benchmark are of significant component. A higher or lower percentage may however be deemed appropriate in the circumstances. तो ये है कि significant component किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है, इसके बारे में क्राइटेरिया आपके पास मौजूद है, इसकी बेस के ऊपर आप उसको सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं शुरू में आप जो चीजें अभी तक की हैं मैं सिर्फ वो दिखाने लगा हूं आपको, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ये पैराग्राफ टू स्कोप वाला तो ऑलरेडी आपने कल पढ़ा था, कि जब हम किसी इन्वेंट्री काउंट के लिए अनदर आर्टिकल को इन्वॉल्व करते हैं तो वहां पे भी हम स्टैंडर्ड को यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले कंपोनेंट की डेफिनेशन। एंटिटी और बिजनेस एक्टिविटी for which the group or component management prepare financial information that should be included in the group financial statement. तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कंसोलिडेशन के केस के अंदर बात नहीं हो रही, बल्कि अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ब्रांचेस हैं तो वो ब्रांच के भी रिजल्ट को आप कंसोलिडेट करेंगे। जैसे कंपोनेंट ऑडिटर है, an auditor who at the request of the group engagement team perform work on financial information related to the component of the group. ग्रुप क्या होगा जी, all the component whose financial information is included in the group financial statement. A group has always more than one component. आगे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट क्या होती है, कंपोनेंट आइडेंटिफाइड विद द ग्रुप एंगेजमेंट टीम दैट इज इंडिविजुअली फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस टू द फाइनेंशियल ग्रुप ड्यू टू स्पेसिफिक नेचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस लाइकली टू इंक्लूड सिग्निफिकेंट रिस्क। यानी कि फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस की वजह से भी हो सकता है, और इंडिविजुअल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से भी आप उसको सिग्निफिकेंट कर सकते हैं। अब ये जो जरूरी है, डिटरमाइनिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट। अब हम कंपोनेंट पे क्या काम करेंगे, पैराग्राफ 26 और 27 में सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। a component that is significant due to the financial significance, यानी कि जो रेशो 15% से ज्यादा का चला गया है उसके ऊपर क्या करेंगे, द ग्रुप आर द ग्रुप एंगेजमेंट टीम आर अ कंपोनेंट ऑडिटर ऑन बिहाफ ऑफ द इट टू परफॉर्म ऑडिट। उस केस में क्या परफॉर्म होगा, सिर्फ ऑडिट परफॉर्म होगा। क्या परफॉर्म होगा जी, सिर्फ ऑडिट परफॉर्म होगा।
A component that is significant because it's likely to include significant risk of material statement of the group of financial statement due to the specific nature of circumstances. तो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस की वजह से कोई आपका कंपोनेंट सिग्निफिकेंट हो जाए तो उस केस में क्या करते हैं, ऑडिट किया जा सकता है, ऑडिट ऑफ वन और मोर अकाउंट बैलेंस किया जा सकता है, या स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस की वजह से आपका कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है तो उस केस में सिर्फ ऑडिट ही आपके लिए रेडी सोल्यूशन अवेलेबल है। और अगर कोई स्पेसिफिक नेचर की वजह से आपका जो है वो कंपोनेंट सिग्निफिकेंट है तो उस केस में ऑडिट भी कर सकते हैं, किसी एक स्पेसिफिक कैप्शन का ऑडिट भी कर सकते हैं, और स्पेसिफिक प्रोसीजर्स भी आप लगा सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं जब फाइनेंशियली सिग्निफिकेंस की वजह से आपका कंपोनेंट जो है वो सिग्निफिकेंट ना हो, यानी किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अगर सिग्निफिकेंट हो। ये कंपोनेंट दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट, और वो कंपोनेंट जो आपके सिग्निफिकेंट नहीं है। द कंपोनेंट दैट आर नॉट सिग्निफिकेंट द ग्रुप एंगेजमेंट टीम परफॉर्म शेल एनालिटिकल प्रोसीजर। तो उस केस में हम कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, यानी कि उस केस में ऑडिट जरूरी नहीं है। इफ ग्रुप एंगेजमेंट टीम डज नॉट कंसीडर दैट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस on which the group audit opinion will be obtained from the work performed on the financial information of significant component performed by group-wide control and consolidation process and the analytical procedure performed at the group level. The group engagement team shall select components that are not significant component and shall perform or request component auditor to perform one or more of the following procedures. तो उसमें क्या होंगे? ऑडिट कर सकते हैं हम उसके ऊपर किसी वन और मोर हेड्स का ऑडिट कर सकते हैं, या रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, या स्पेसिफिक प्रोसीजर भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, हमने अपनी जो कंपोनेंट है उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पहला कंपोनेंट था क्या जी आपका? सिग्निफिकेंट ड्यू टू फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस। दूसरा जी सिग्निफिकेंट ड्यू टू स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। तीसरा जी नॉन सिग्निफिकेंट। इस केस में सिर्फ ऑडिट है, इस केस में ऑडिट भी है, स्पेसिफिक प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, और आपका कैप्शन के ऑडिट भी हो सकते हैं। यहाँ पर इसको नॉन सिग्निफिकेंट केस में एनालिटिकल प्रोसीजर है सिर्फ। लेकिन अगर हम समझते हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर से हम उसकी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो फिर आप ये वाले सारे काम दोबारा यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये आपका फर्क है जी तीन कंपोनेंट के अंदर, सिग्निफिकेंट ड्यू टू द फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंट ड्यू टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट। तीनों के अंदर आपके तीन डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। मोहम्मद वली तारक कह रहे हैं कि ये वर्जन रिवाइज वाला एप्लीकेबल होगा। आइज 6 तो आइज 2020 एडिशन के एंड पे सेपरेट गिवन है। ये वली तारक साहब ने एक बात की है, मैं थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज हो गया हूँ। ये 2022 वाला एप्लीकेबल है जिस केस में, ये मैं इसको देख लेता हूँ जी एक दफा। ये हम आई का वेबसाइट पे चेक कर लेते हैं जी, एक मिनट जरा दीजिएगा मुझे।
देखिए कोड ऑफ एथिक्स जो है आपका 2019 वाला एप्लीकेबल है जी। एग्जामिनेबल है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन आर्टिंग स्टैंडर्ड आइजस 2022 के एप्लीकेबल है फॉर एग्जामिनेशन। ISO 600 revised special consideration audit of the group financial statement, including the work of the component auditor, is 600 revised applicable for examination। जी मेरा ख्याल है ये सही कह रहे हैं जी आप, लेकिन मेरे पास इस वक्त उसकी एक्सेस नहीं है। तो मेरा ख्याल है फिर हमारे लिए इतना चेंज ज्यादा है जी उसके अंदर। मैंने तो अभी इसको देखा नहीं है, क्योंकि मैं अभी काफी अरसे से तो जो है वो पढ़ा नहीं रहा। लेकिन चलिए अगर है तो उसको हम कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे फिर। मुनीर साहब आपके पास है तो काइंडली मुझे शेयर करवा दें, मैं देख भी लेता हूँ उसको एक दफा खुद भी। मेरे पास तो स्टैंडर्ड अवेलेबल इस टाइम पे नहीं है। जी ये 2022 का एप्लीकेबल है जी। इसके ऊपर हम 2020 वाले के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए डिस्कशन। हमें इसके अंदर देखना पड़ेगा कि कहीं भी चेंज है तो हमने इसको किस तरह से डील करना है। कुमैल नकवी साहब कह रहे हैं, इफ ग्रुप ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड विद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर व्हाट कैन ग्रुप ऑडिटर डू। तो बेटा अगर हमें उसे क्वालिटी कंट्रोल पे तो हम उसके काम पे रिलाई नहीं कर सकते। तो एक्चुअली जब हम कंपोनेंट ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो हम उसके सारे फैक्टर्स को देखते हैं कि उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो किस तरह की क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करता है, वहाँ पे जो रेगुलेटर है वो कितना स्ट्रिक्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में अगर आई कैप है वो उसकी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, फिर ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है वो भी रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वहाँ पे शायद इतना मसला नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज आपकी ज्यादा एक्टिवेटेड ना हो तो वहां पे उस केस में फिर आप कंपोनेंट ऑडिटर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। फिर उस केस में आप खुद ऑडिट ही करना पड़ता है उनका। कुमैल नकवी कह रहे हैं कि अगर ग्रुप ऑडिटर हैज टू सेंड टीम इटसेल्फ, बिल्कुल जनाब, अगर हम उसको ग्रुप ऑडिटर समझता है कि हमें जो है वो उसके बगैर फायदा नहीं है कंपोनेंट ऑडिटर के, तो फिर हम अपनी टीम भेज के ऑडिट करवा सकते हैं। खुरम अली साहब कहते हैं जी, इफ द कंपोनेंट इज सिग्निफिकेंट ड्यू टू रिस्क एंड नॉट ड्यू टू द फाइनेंशियल सिग्निफिकेंस, शुड द प्रिंसिपल ऑडिटर इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट ऑफ कंपोनेंट। देखें, जब मैंने बात किया ना कि कंपोनेंट ऑडिटर की वर्किंग चेक करनी है, तो उस केस में फिर हमें हर चीज देखनी पड़ती है। तो अगेन फिर उसमें जब जाहिर बात है फिर कंपोनेंट को प्लानिंग में भी इन्वॉल्व करेंगे, वो तो ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन है ना हमारी। हम ग्रुप ऑडिट इंस्ट्रक्शन में हम किस तरीके से चीजों को लेके चलते हैं, तो वहां पे हमें जो जो रिस्क एरिया हैं वो हमें सारे देखने पड़ेंगे। हम्म। बाकी इसमें जो चेंज है, मैं चेंज कल की क्लास में आपसे डिस्कस कर लूंगा। अभी मैं इसलिए इसको ज्यादा फर्दर आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा। जितना हमने डिस्कस किया है दिस इज मोर देन एनफ। यही मोरलेस ये चीजें आती हैं। सिर्फ इसमें एक दो चीजें और है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपको बुक के ऊपर मार्क करा देता हूँ, ताकि आपको जब तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई मुश्किल फेज ना आए। और वहां पे कोई डिफरेंस होगा दोनों स्टैंडर्ड्स में तो मैं उसको आज बैठ के मैप कर लूंगा, और मैं कल आपसे जो अगली हमारे सेशन होगा उसमें आपसे डिस्कस कर लूंगा जी। अभी ये जो आपके लिए है ना कम्युनिकेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप इसको अभी पुराने स्टैंडर्ड में से ही बात कर रहा हूँ, अभी आप पुराने स्टैंडर्ड्स में इसको देख सकते हैं कि शायद कंपोनेंट ऑडिटर इज इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद आपका कंसोलिडेशन का प्रोसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंसोलिडेशन के प्रोसेस से मुराद क्या है कि कंसोलिडेशन किस तरह से की जाती है, लाइन बाय लाइन एडिशन करनी हो, FC8 हो, उसमें क्या काम किया जाता है, तो उसमें कंसोलिडेशन के प्रोसीजर है सारे। तो पैराग्राफ 32, 33, 34, 35, 37 और उसके जितने एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन कंपोनेंट ऑडिटर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तैयार करना है। फिर ये जो आपका कंपोनेंट की डिस्कशन की है हमने, टाइप ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको डिस्कस कर रीड आउट करना है लाजमी। और अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट ऑडिटर, और कंपोनेंट ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको भी अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटर, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट और नॉन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट के ऊपर जो प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं ये एरिया, कंसोलिडेशन का प्रोसेस, और आपकी कम्युनिकेशन विद कंपोनेंट ऑडिटर, ये एरियाज आपके बड़े इंपॉर्टेंट है। आपने इसको बुक के ऊपर लाजमी मार्क करके पढ़ के जाना है। बाकी जो 2022 का जो एडिशन है उसमें कोई चेंज होगा तो मैं कल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, ये अगली जो हमारी सेशन होगा उसके अंदर। ये याद ना क्लियर है जी आप लोगों को। आप अगर आप समझते हैं कि अगर हमें फर्दर कोई और स्टैंडर्ड करना चाहिए तो स्टैंडर्ड कर लेते हैं। और अगर आप समझते हैं कि हमें जो है वो रिस्क असेसमेंट के अगर दो सवाल कर लेना चाहिए, तो हमारे पास एक रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है, हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग बता दें, फिर अकॉर्डिंगली हम इसको मैनेज कर लेते हैं जी।
मुझे 1 मिनट दीजिएगा जी, मैं आ रहा हूँ। आप इतने में डिसाइड कर लें कि रिस्क असेसमेंट करना है या कोई और स्टैंडर्ड आपने पढ़ना है। अगर रिस्क असेसमेंट करना है तो वो भी बता दें, कोई और स्टैंडर्ड करना है तो उसका नाम बता दें कौन सा करना है। जी ठीक है, फिर हम इसमें काम करते हैं, हम एक रिस्क असेसमेंट का सवाल कर लेते हैं। ताहा साहब, हम ड्यू डिलीजेंस के ऊपर हम जो आखिरी सेशन होगा उसमें जितने छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे हम उसको वो भी कवर कर लेंगे, या आज अगर टाइम मिले तो हम उसको देख लेंगे। तो अभी एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल के अंदर। एक तो रिसेंट अटेम्प्ट हमने किया था, अभी एक सा पुराना क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें दोनों को समझने में आसानी हो जाएगी। बेटा 315 के फ्लो चार्ट से मुराद क्या है? वो तो कल हम डिस्कस कर नहीं लिया था, उसके अंदर अपनी जो डिस्कशन थी जिसमें मैंने ये वाली स्क्रीन आपके सामने ओपन की थी, जो 315 का था। बेटा ये तो कल हम डिस्कस कर नहीं लिया था, ये वाला ये फ्लो ही था उसका, ये जिसके ऊपर हम डिस्कशन की थी, रेगुलेटरी फैक्टर और ये सारी चीजें, ये फ्लो चार्ट में ही तो था। बाकी इसमें कोई और फर्दर आपकी क्वेरीज होंगी तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन अभी हम एक सवाल कर लेते हैं रिस्क असेसमेंट का। अच्छा, ये आपकी अटेम्प्ट थी जी, जून 21 की अटेम्प्ट है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, समझने के लिए बेहतर है चीजें, तो मैंने कहा चले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। जून 10 जून 2021 के अंदर जो है ये फाइनल का पेपर है जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड द रिक्वायरमेंट इज डिस्कस द ऑडिट रिस्क दैट एग्जिस्ट इन अबव सिनेरियो एंड सजेस्ट द की ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द आइडेंटिफाइड रिस्क। तो आइडेंटिफाइड रिस्क में आपके प्रोसीजर्स क्या होंगे, आपने वो भी डिस्कस करने हैं। अच्छा जी, अब इसमें अगेन वही जो आपने पैरामीटर्स कल हमने डिस्कस किए थे कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, फॉरेन करेंसी में डील करती है या नहीं करती, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है या नहीं है, ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिंक करने हैं हमने, फाइनेंसिंग है या नहीं है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंप्लायंस का कोई रिस्क है या नहीं है। अब इसमें एक आध फैक्टर होगा, ट्रिगरिंग इवेंट एक आध होता है, उस एक फैक्टर के साथ कई चीजें आपकी लिंक होती हैं। वही आज मैं आपको यहाँ से आइडेंटिफाई कराना सिखाऊंगा कि हम किस तरीके से कोरिलेट करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स को, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को, और फिर उसका लिंक बनाते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के साथ। तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं जी। यू आर द ऑडिट मैनेजर इन फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पांसिबल फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ हैंकी फार्मा लिमिटेड व्हिच इज प्रिंसिपली एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो जो कंपनी है वो सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट करती है जी। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एचपीएल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2021 आर एज फॉलोज। उसने हमें कोई एक्सट्रैक्ट दे दिए। कंपनी की सेल 3.2 बिलियन से 3.3 पे चली गई है, नॉट अ मेजर इंक्रीज। सेल रिटर्न 73 से 72 पे आ गए हैं, नॉट मेजर कोई इंक्रीज या डिक्रीज कोई नहीं है। सेल्स नेट वही उसे नेट करके आई। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी 1.8 से 1.895 हो गई हैं, नॉट मेजर इंक्रीज। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस 93 से 94 हो गए। तो आप देखा जाए तो यहाँ पे पढ़ने से कुछ स्पेसिफिक आपको रिस्क नजर नहीं आता, लेकिन नीचे कुछ इंफॉर्मेशन होगी जिसकी बेस पे हम कुछ रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल का आप लिंक जरूर बना सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल टू सेल रेशियो निकालें और देखें कि वो कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज है उसके अंदर, वो आप यहाँ पे रिस्क के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्लानिंग मीटिंग द ईयर एंडेड 31 मई 2021, एचपीएल मैनेजमेंट इन्फॉर्म यू अबाउट द रिकॉल नोटिस। कोई रिकॉल नोटिस हुआ है जी, आपने प्रोडक्ट रिकॉल की है। आप देखें, रिकॉल नोटिस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ एचपीएल फ्लैगशिप प्रोडक्ट एसडी। The notice was published in the newspaper. Published न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होने से क्या क्वेश्चन रेज होता है जी आपका? बताते जाए जी। न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन से रिप्यूटेशन पे आपका क्वेश्चन आता है। पब्लिकेशन इन न्यूज।
तो आपने 4 रुपीज को लिख लेना। फिर आपका जब रिकॉल हुआ है, रिकॉल किया प्रोडक्ट, तो उससे क्या देना पड़ेगा? रिफंड देना पड़ेगा, रिफंड लाइबिलिटी। ठीक है जी। तो आपको रिफंड लाइबिलिटी की वजह से आपको देनी पड़ सकती है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट रिकॉल कर लिया जी। आगे कहते हैं द नोटिस वाज इशूड ऑन एडवाइस ऑफ द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसका मतलब क्या है कि रेगुलेटरी एक्शन भी कोई लिया गया है। जब रेगुलेटरी एक्शन लिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के ऊपर कोई फाइन एंड पेनल्टीज भी लग सकती हैं। क्योंकि फाइन पेनल्टीज क्यों लग सकती हैं? क्योंकि रेगुलेटरी एक्शन हुआ है। Following complaint received regarding the development of unexpected side effect in some of the user of the product। यूजर ने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से उनको है वो कंप्लेंट्स लॉन्च हुई हैं रेगुलेटरी अथॉरिटी को। तो इसका मतलब क्या है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को कंप्लेंट किसी कस्टमर ने जाके लॉन्च की है, वो लीगल क्लेम भी कर सकता है। लीगल क्लेम एंड कंपनसेशन, ये बात हमने क्यों की है जी? लीगल क्लेम एंड कंपनसेशन की इसलिए, कंपनी जो है वो कंपनी जो है उसको कस्टमर ने, कस्टमर को कंप्लेन जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को गई है, तो लीगल क्लेम एंड कंपनसेशन का रिस्क भी आप आ सकते हैं। फाइन एंड पेनल्टीज आ गया है, क्योंकि कस्टमर ने कंप्लेंट्स की हैं रेगुलेटरी एक्शन को, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने जो है उनको फाइन एंड पेनल्टीज कर सकते हैं। उस रेगुलेटरी एक्शन के अगेंस्ट प्रोडक्ट रिकॉल करनी पड़ी, रिकॉल करेंगे तो रिफंड लायबिलिटी बुक करनी पड़ सकती है। प्रोडक्ट रिकॉल किया है, उसकी वजह नोटिस पब्लिकेशन में चला गया, तो उसके से रेपुटेशन के ऊपर भी आपका रिस्क आ सकता है जी। अभी तक हमें ये चीजें समझ आ रही हैं। आगे कहते हैं एस्टिका इज अ प्रोडक्ट अंडर द लाइसेंसिंग अरेंजमेंट विद ग्लोबल हेल्थ केयर लेबोरेटरीज, ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो जो आपका ये जो एस्टिका है, ये आपकी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट के अंदर है, और लाइसेंसिंग अरेंजमेंट जो है मल्टीनेशनल कंपनी से आपने लिया हुआ है, साइंड इन ईयर 2017, और 2017 में आपने इसको साइन किया था। अंडर द एग्रीमेंट एचपीएल मैन्युफैक्चर सेल एस्टिका फॉर 10 ईयर, और 10 साल के लिए इसकी प्रोडक्शन कर रही थी। अगेंस्ट पेमेंट ऑफ अन अपफ्रंट लाइसेंस फी ऑफ रुपीज 300 मिलियन, उसके अगेंस्ट कंपनी ने 300 मिलियन पे किया था। HPL is also subject to penalties in case of use of substandard raw material। इसके ऊपर जो है वो substandard raw material यूज करने की वजह करेंगे, तो उसके ऊपर फाइन पेनल्टीज भी हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एजिटिका। द रॉ मटेरियल इज इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट किया जाता है फॉरेन कंट्रीज के थ्रू। Currently, GHL is investing the reason of the defect, unexpected side effects। तो उसके ऊपर जो है वो आप जो है वो देख रहे हैं कि उसके साइड इफेक्ट की रीजंस क्या हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर लाइसेंस आपने लिया हुआ है, लाइसेंस की इम्पेयरमेंट हो सकती है। क्यों लाइसेंस की इम्पेयरमेंट हो सकती है? क्योंकि आपने जो उसके कुछ स्टैंडर्ड रूल फॉलो करने हैं, इसका मतलब है कि रूल फॉलो नहीं हुए हुए। ठीक है जी। अब ये जहाँ पे आपको लाइसेंस की इम्पेयरमेंट भी आ सकती है, क्योंकि आपका सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल हो सकता है, तो लाइसेंस की इम्पेयरमेंट हो जाएगी। इसके बाद लाइसेंस की इम्पेयरमेंट के साथ गोइंग कंसर्न भी इशू आ सकता है। गोइंग कंसर्न का इशू क्या आ सकता है? एक, लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। दूसरा, रेगुलेटरी एक्शन है, इनकी वजह से आपको क्या हो सकता है? गोइंग कंसर्न का इशू भी आपका आ सकता है। The management has also informed you that this product recall has not only affected HPL sales। वो कहता है कि इसकी वजह से कंपनी की सेल इफेक्ट हुई है, लेकिन ऊपर देखा जाए हमारे पास वेरिएंस के अंदर देखेंगे तो सेल में तो कोई इंक्रीज आ रहा है। इवन दो कि ये इवेंट हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ है? आपकी फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है। जो सेल्स आर अफेक्टेड ड्यू टू इवेंट, बट सेल्स इंक्रीज। ये इनका वेरिएंस समझ नहीं आता कि भाई एक तरफ हम कह रहे हैं कि सेल इफेक्ट हुई है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि सेल इंक्रीज हो रही है, तो ये मैं इसकी रीजन समझ नहीं आती जी। और उसके बाद क्या कहते हैं, बट आल्सो हैज क्रिएटेड वर्किंग कैपिटल इश्यूज, और कंपनी को वर्किंग कैपिटल इश्यूज भी आ गए, तो गोइंग कंसर्न के साथ आप लिक्विडिटी को ही लिख दें। लाइसेंस रिवोक हुआ और रेगुलेटरी एक्शन है और लिक्विडिटी का इशू भी है।
से लिक्विडिटी इशू आप गोइंग कंसर्न के अंदर ही कर लें, वरना आप लिक्विडिटी कंसर्न को अलग भी लिख सकते हैं। HPL took immediate steps such as commence negotiation with the banks for financing, negotiation with the banks हो गई है for financing working capital and launch aggressive marketing campaign। और दूसरे कहते हैं aggressive marketing campaign। अब aggressive marketing campaign है, लेकिन मेरा सेल एंड मार्केटिंग एक्सपेंस में तो इंक्रीज ही को नहीं आ रहा कोई। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम जो है वो अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन की है, और दूसरी तरफ हम एक्सपेंसेस बढ़ा नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस किया हुआ है। आपने अपने एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट भी किया हुआ और लाइबिलिटीज को भी अंडरस्टेट किया हुआ है। अब इसकी वजह से आपका जो दूसरा इशू आपका आएगा, वो आप लिक्विडिटी कंसर्न का लिख लें। लिक्विडिटी कंसर्न में आप वर्किंग कैपिटल लिख दें और बैंक के साथ निगोशिएशन लिख दें। ये दोनों पॉइंट आपकी लिक्विडिटी के साथ लिंक होंगे, लिक्विडिटी कंसर्न जाकर लिंक होगा आपका गोइंग कंसर्न के साथ। अच्छा आप देखें जी, अब इसमें और भी आपके इशू आ सकते हैं। और इशूज क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल वो इन्वेंट्री जो आपके पास अभी पड़ी है, एनआरवी ऑफ द इन्वेंट्री, जो आपके पास इन्वेंट्री अभी पड़ी है वो सेल नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में क्या आ गया है, प्रोडक्ट में इशू आ गया है। फिर अगर हमारे ये प्लांट की माला फंक्शनिंग है, तो प्लांट की इंपेयरमेंट हो सकती है। क्यों प्लांट की इंपेयरमेंट हो सकती है? अगर कोई प्लांट के माला फंक्शनिंग की वजह से आपका ये, अगर आपकी प्रोडक्ट खराब हुई, तो आप उस केस में जो है प्लांट की इंपेयरमेंट को भी इसमें लिंक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप देखें, रिपुटेशन है, क्योंकि पब्लिकेशन इन न्यूज हो गई है, आप इसको गोइंग कंसर्न के साथ लिंक कर सकते हैं। रिफंड लायबिलिटी बुक करनी पड़ सकती है, फाइनल पेनल्टीज आपको देनी पड़ सकती हैं, लीगल क्लेम एंड कंपनसेशन देने पड़ सकते हैं, लाइसेंस की इम्प्लीमेंट हो सकती है, गोइंग कंसर्न के इशू आ सकते हैं, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो सकती है, और इसमें आप वो भी लिख सकते हैं, डिक्रीज इन मार्केटिंग एक्सपेंस एंड फर्दर लिंक विद बैंक फाइनेंसिंग। बैंक को फाइनेंसिंग शो लेने के लिए बेहतर हम जेड दिखा सकते हैं। अंडरस्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस एंड लायबिलिटी है, क्योंकि अग्रेसिव कंपेन हुई है, अग्रेसिव मार्केटिंग बट नो इंक्रीज इन एक्सपेंस। ठीक है जी। फिर लिक्विडिटी का क्रंच आ सकता है, एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री हो सकती है। जाहिर बात है, प्रोडक्ट जो आपके पास पड़ी है वो आपकी बिकेंगी नहीं, तो आपके एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का इशू आ सकता है, और प्लांट की इम्पेयरमेंट हो सकती है। और अगर ये इशू आपके प्लांट की वजह से हुआ है, तो फिर उस केस में आपको जो है इसका जो प्लांट की इम्पेयरमेंट है उसको रिकॉर्ड करना पड़ सकता है। तो अगर देखा जाए तो हमने कोई तकरीबन यहाँ पे कितने रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं जी? यहाँ तक तकरीबन 11 रिस्क हमने इसमें यहाँ तक अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं। एक दफा फर्दर देखते हैं, आंसर में भी देख लेते हैं, और आंसर में चेक करते हैं कि हमें कोई एडिशनल इसमें पॉइंट है या नहीं है। अगर होगा तो हम उसको देख लेंगे। ये जी समर 20। जी, पहला जी अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर क्लेम्स फाइल्ड बाय द कस्टमर ड्यू टू द साइड इफेक्ट, बिल्कुल हमने लिख लिया जी। नो प्रीमियम और अंडरस्टेटमेंट ऑफ पेनल्टीज इंपोज्ड बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, बिल्कुल लिख लिया जी हमने ये भी पॉइंट। अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर पेनल्टी फ्रॉम जीएचएल, बिल्कुल ठीक है जी। ये एडिशनल पॉइंट है, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे बायर हमारे लाइसेंस होल्डर है, तो वो भी हमें पेनल्टी लगा सकता है, हमें वो भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर सेल रिटर्न, वेरी गुड जी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो सेल्स है, सेल रिटर्न है, वो उसमें खास डिक्रीज हो रहा है रादर इंक्रीज होने के। अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको तो वहां पे आपकी सेल रिटर्न बढ़नी चाहिए। ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, बेटर प्राइस टू सिक्योर वर्किंग कैपिटल, ये हमने बिल्कुल आइडेंटिफाई कर लिया था जी। अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था जी। इनकरेक्ट फॉरेन ट्रांसलेशन व्हाइल रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, बिल्कुल जी ये वाला पॉइंट है, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट के केस में आपका ये वाला केस करेंसी वाला आपका एक्टिवेट हो जाता है। इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल लाइसेंस, ये भी हमने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया था जी। ओवर स्टेटमेंट इन वैल्यू ऑफ एनआरवी, ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था जी। इसके साथ इम्पेयरमेंट वाला, रेपुटेशन वाला, गोइंग कंसर्न वाला, ये कुछ एडिशनल फैक्टर थे जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए थे। रिसीवेबल की रिकवरी, वेरी गुड जी, अगर रिसीवेबल है तो उस केस में आपकी रिकवरी वाला पॉइंट इसमें आ सकता है। सेल रिटर्न वाला है, रिप्यूट वाला है, बिल्कुल जनाब आपने सही पॉइंट इसमें रेज किए हैं। तो देखिए, आप देखा जाए तो अल्टीमेटली सिर्फ इसमें एक फैक्टर था, वो फैक्टर क्या था जी? रिकॉल नोटिस। रिकॉल नोटिस है जी।
और रेगुलेटरी एक्शन है। बस रिकॉल नोटिस क्यों हुआ, उसके साथ सारे फैक्टर आपके लिंक्ड है। आप इस तरह से अगर आप इसको तैयार करेंगे तो आपको आसानी से इसको आप लेके चल सकते हैं। देखें, क्वेश्चन के अंदर जो रीडिंग होती है क्वेश्चन की, उसमें से बिजनेस रिस्क की आइडेंटिफिकेशन और उसके जो रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने से आप बेहतर तरीके से पेपर में जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या आती है, नॉर्मली हम जब ये चीजें देख लेते हैं इस तरह की, लेकिन हमारे पास पेपर में बैठे हुए प्रॉब्लम आती है राइटिंग स्किल्स के ऊपर। राइटिंग स्किल्स पे क्या, नॉर्मली बच्चे वन लाइनर लिखने की कोशिश करते हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि जब पेपर में आप किसी भी रिस्क को लिखें, आप उसमें पहले सिनेरियो को लिखें, सिनेरियो को बिजनेस के रिस्क के साथ लिंक करें, और बिजनेस के रिस्क को फिर आप ऑडिट के रिस्क के साथ लिंक करें। जब आप ये तीन स्टेप फॉलो करेंगे तो फिर आई बिलीव कि आप उसके अंदर एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, और एग्जामिनर को सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ही चाहिए आपसे कि आप जो है ना उसको किस तरीके से लेके चलते हैं। ठीक है जी। यहां तक कोई क्वेश्चन है जी तो आप बात कर सकते हैं। हम्म। जी बच्चों, यहां तक क्लियर है जी आप लोगों को? जी, आप इसके अलावा हमारे पास 10-15 मिनट हैं, अगर आप कोई चीज चाहते हैं, कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। एनी टॉपिक ऑफ योर चॉइस। क्योंकि मैं जितने ये आपको सेशन कराता हूँ ये मैं तैयार करके नहीं कराता। आज तक जब पढ़ाया मैंने आज तक कभी तैयार करके नहीं ऑडिट पढ़ाया। ऑडिट में हमेशा फिल बदी पढ़ाता हूँ। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई टॉपिक बताएं। हाँ, सिर्फ ये कि चेंज स्टैंडर्ड का हुआ है तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ तो एक अलग बात है। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको गाइड कर सकता हूँ जी। इस तरह से मैं जरा फेसबुक पे भी देख लूँ जी कि वहां पे किसी बच्चे के कमेंट्स तो नहीं है जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। नहीं, अगर कोई और चीज नहीं है डिस्कस करने वाली तो फिर हम इस सेशन को कंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि आज के दिन का जो हमारा एजेंडा था तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया उसको। अच्छा जी, एक सवाल है जी, ज्वाइंट ऑडिट पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। बिल्कुल ठीक है जी। बेटा, ज्वाइंट ऑडिट के ऊपर ना आई कैप का एक सर्कुलर अवेलेबल है। अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपके सामने उसको जहाँ पे डाउनलोड कर ही लेता हूँ। जहाँ पे पढ़ा होगा मैं उसको इसके ऊपर ही आपको करा देता हूँ। हम्म। यहाँ पे पढ़ा हुआ था, मैं याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ये भेज ही दिया किसी बच्चे ने जी। ठीक है जी, गुड। हम्म। अच्छा बच्चों, ये ज्वाइंट ऑडिट गाइड है, टोटल 8-9 सफ़ों की है। ठीक है जी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात बात क्या होती है कि जब दो डिफरेंट फर्म्स मिलकर किसी एक ऑडिट को कंप्लीट कर रही हो, ये आपके कंपोनेंट ऑडिट से डिफरेंट है। कंपोनेंट ऑडिट से डिफरेंट किस तरह से है? फॉर एग्जांपल, जो बड़ी एंटिटीज होती हैं उसमें क्या होता है, दो दो फर्म्स मिलकर ऑडिट कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो, अगर मैं एक कंपनी है उसका ऑडिट
दो फर्म्स मिलकर कर रही हैं, एक कंपनी बैलेंस शीट का ऑडिट करती है और एक कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑडिट करती है, लेकिन जो ऑडिट ओपिनियन होती है दोनों की सेपरेट होती है। आप अपनी ऑडिट ओपिनियन दे सकते हैं, मैं अपनी ऑडिट ओपिनियन दे सकता हूँ, मुझे आपके ऑडिट ओपिनियन के साथ लिंक करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से जब देखा जाए तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द गाइड है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिट है जी, इंडिपेंडेंस एंड एथिकल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, जॉइंट ऑडिट एग्रीमेंट्स है, acceptance and continuous of client relationship engagement है, audit plan and procedures हैं, consultation on technical independent ethical matter है जी, review of the work है, communication है, audit report and conclusion है। अगर मैं इसमें इसको मैं अगर थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये एक ऑडिट रिपोर्ट है जी, डिफरेंस ओपिनियन आज उसमें क्या करेंगे, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ज्वाइंट ऑडिट जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जी, ऑडिट प्लान एंड प्रोसीजर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब मैं इस टाइम पे अगर पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल है जी, हर हर एक की अपनी अपनी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जी। देखिए, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्वाइंट ऑडिटर इज ज्वाइंटली एंड severally रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट with other joint audit for and expressing an audit opinion on the financial statement. The joint auditor being responsible for his own work is also jointly responsible for work of the other joint auditor. The joint audit should therefore be planned and conducted by the keeping requirement in this perspective. यानी कि बिल फर्ज आप बैलेंस शीट पे काम कर रहे हैं, आपका जो दूसरा ज्वाइंट ऑडिटर है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे काम कर रहा है, तो कल कोई इशू निकल आता है और आप ये नहीं कह सकते कि भाई उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे काम किया आप उसको पकड़े, मैंने बैलेंस शीट पे काम किया, आप मुझे सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम से रिलेटेड पकड़े, ऐसा बात नहीं है। आप दोनों ज्वाइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक दूसरे के एक्ट के लिए, लेकिन अगेन अगर आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है किसी जगह के ऊपर तो आप उसको डॉक्यूमेंट कर लें और उसको अपने तरीके से लिख दें। अदरवाइज अगर आप उसको नहीं लिखेंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होंगे क्योंकि आपने उस चीज को इग्नोर किया होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइंट और सेवरल है। The joint audit should ensure that audit has been conducted in accordance with the ISAs as applicable in Pakistan, that sufficient appropriate audit evidence, including the work performed by the joint auditor has been obtained. तो आपने ऑडिट को इस मुताबिक कंडक्ट करना है। The overall objective of joint audit is to issue a single opinion on the financial statements. Consequently, one joint auditor is responsible for work of the other joint auditor cannot claim ignorance of the work performed by the joint auditor. तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने काम नहीं किया, सिंगल ओपिनियन होती है। If joint audit is initial audit engagement, the joint auditor shall perform work on opening balance also. वो opening balance पे भी काम करेंगे। अब इसके साथ जरा हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम ओपिनियन में देखते हैं कि अगर हमारा कोई डिफरेंस ओपिनियन आ जाए फिर हम किस तरह से डील करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट एंड रेजोल्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज्वाइंट ऑडिटर, ये आरआरडी पेपर में सवाल भी आया हुआ है इसके ऊपर। द ज्वाइंट ऑडिट शुड डिस्कस एंड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर डीलिंग विद रिजॉल्विंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद अदर joint auditor. They should preferably be done during the planning stage. Effective procedure including communication protocol, encourage identification of difference of opinion at early stage, provide clear pathway to the successive step to taken together. As required documentation for reputation and difference of implementation of conclusion reached. The joint audit may nominate partners from within their respective audit firm to be referring partner for resolution of difference of opinion that may arise during the course of engagement. The difference of opinion, if any, that may arise between the joint audit should first be discussed among the joint engagement partner for resolution of the matter, and with the same cannot be resolved should be referred to the nominated partner। यानी कि मतलब क्या हुआ कि पहले आप आपस में डिस्कस करें, अगर आपस में डिस्कशन से नहीं मामला हल होता तो आप एक एक रेफरल जो रेफर्ड पार्टनर है उसको जाके डिस्कस करें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे इस तरह आएगा, where the difference of opinion between the joint audit cannot be resolved. The joint audit should inform management and those charged with governance as soon as possible. The joint audit should, as fair as possible, resolve the difference before finalization of audit report with other joint auditor. Under the joint audit arrangement, enter into between the joint audit and the entity it is expected the audit report contain the audit opinion issued by the joint auditors. However, in extremely rare circumstances, where it is not possible, each joint auditor should issue separate audit report and include under the heading other matter reference to the other joint audit report and explain reason for issuing the separate audit report. देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद एक पॉइंट आता है। वो पॉइंट क्या है कि भाई ज्वाइंट ऑडिट के केस में सिंगल ऑडिट रिपोर्ट होती है, लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस को रिकंसाइल करें, रिकंसाइल नहीं कर सकते दूसरे पार्टनर्स को रेफर करें, फिर भी रिकंसाइल नहीं होता तो फिर भाई आप अपनी अपनी रिपोर्ट दे दें, आप अपनी रिपोर्ट दे दें, मैं अपनी रिपोर्ट दे देता हूं। उससे क्या होगा कि जब आप अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं मैं अपनी रिपोर्ट दे रहा हूं, तो भाई मैं अपनी अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर जो है उसको लिंक कर दूंगा कि भाई मेरे पास मेरी ये रीजन है कि मैंने अपनी रिपोर्ट सेपरेट क्यों दी है। इसके अलावा इसमें और कुछ करने वाली जरूरत नहीं है, बाकी इसको एक दफा रीड आउट जरूर कर लें या इसकी समरी बना के चैट जीपीटी या ग्रोक के थ्रू समरी बना के इसको रीड आउट कर लें। इसके अलावा इसमें कोई चीज है ही नहीं करने वाली, सिर्फ ये पेपर में टेस्ट भी हुआ आज तक, उसके अलावा कोई चीज टेस्ट भी इसमें नहीं हुई।
आया जी सर, मे आई गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर्स एज आई वाज अनएबल टू अटेंड द एंटायर सेशन। जनाब ये आप बिल्कुल इसकी जो लेक्चर्स हैं फेसबुक के ऊपर लाइव पड़े हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज एक मैंने सेशन करवाया था, 17 लेक्चर्स का सेशन था वो 2020 में गालबन। लेकिन मेरे मुताबिक मेरी अप्रोच में कोई तब्दीली नहीं है, अप्रोच तकरीबन वही है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। वो 17 लेक्चर्स हैं। अगर आपको कोई नहीं समझ आता आइटम, तो आप वहां से रेलिवेंट एरिया को देख सकते हैं, वहां काफी डिटेल डिस्कशन हमारी हुई हुई। तो आई होप सो कि मैं अपना नंबर लिख देता हूँ आप चैट बॉक्स के अंदर। अगर किसी बच्चे को चाहिए होगा तो वो मुझे मैसेज करे, मैं उसको लिंक भेज दूंगा फेसबुक के ऊपर जहाँ पे पड़े हुए। मैं नंबर भेजने लगा हूँ जी अपना, व्हाट्स इसके ऊपर आप मुझ पे व्हाट्सअप कर दें, तो मैं इसके ऊपर जो है वो आपको भेज दूंगा जी। जी अदर मैटर पैराग्राफ दोनों रिपोर्ट्स में आएगा जी, दो रिपोर्ट्स होंगी और दोनों के अंदर आपका अदर मैटर पैराग्राफ आएगा। और आपकी रीजन उसमें आएगी कि आपने सेपरेट रिपोर्ट क्यों इशू की है, क्योंकि नॉर्मली सेपरेट रिपोर्ट होनी नहीं चाहिए। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमारा जो रिपोर्ट है वो सिंगल होगी, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो फिर दो रिपोर्टें डिफरेंट हो सकती हैं। 17 लेक्चर का सेशन है जी, मैं वो कोशिश करता हूँ मुझे उसके कोई लिंक मिल जाए। मुझे लिंक मिलता है तो मैं वो आपको, जो बच्चा मुझे कहेगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो वो भी लेक्चर आप सुन लेंगे तो वो मोर देन इनफ है। वहाँ पे 45 आवर्स के अंदर पूरा लेक्चर, पूरा ऑडिट कंप्लीट किया गया टॉपिक वाइज। तो जो चेंज होंगे बस वो आइटम आपको देखने पड़ेंगे। जी मैं भी मेरा ख्याल कह देता हूँ कि उनको कि आई क्या कि अगर कोई नॉमिनेटेड पर्सन मौजूद है तो काइंडली मुझे जरा बताएं, क्योंकि मेरी तो सेशन कंप्लीट है। जी बच्चों, अगर कोई और आपकी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं उनको हैंड ओवर करने लगा हूँ। जी जी। जी बेटा, मेरा ख्याल है आप लेके जा सकते हैं, लेकिन एक दफा फिर भी आप उसको कंफर्म कर लें। हार्ड बाउंडेड जो बुक्स हैं इस दफा शायद आपके लिए अवेलेबल होंगी। रिफंड वाला क्वेश्चन बेटा खुरम साहब आप कौन सा कह रहे हैं? हम्म। खुरम साहब कोई रिफंड वाली बात करें, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप उसमें क्या कहना चाह रहे हैं? Dear students, today we have completed the second of three exam fulfillment sessions CTAP 6 Ordered Assurance and Related Services by Sir Nusha Irwan Khaja.